मॉर्निंग, मैं सुशीला। आज के वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज मोहम्मद गौरी के विषय में बताने जा रही हूँ, जो भारत पर 1192 से लेकर 1205 ईस्वी तक कितना बार आक्रमण किया और मुस्लिम सत्ता स्थापित करने में उसकी योगदान, अर्थात 1206 से भारत पे 1526 तक दिल्ली सल्तनत का शासन रहा। तो आज देखेंगे कि मोहम्मद गौरी अपने सपना को कैसे साकार किया और भारत के क्षेत्र पर अपना आधिपत्य जमाने में सफल रहा। मोहम्मद गौरी गजनी साम्राज्य का एक छोटा सा क्षेत्र गौर का शासक था। अर्थात जब गजनी साम्राज्य छीन भिन होने लगा तो उसके गार्जियन, उसके पूर्वजों ने क्या किया कि गजनी पर आक्रमण कर लिया। 1173 में मोहम्मद गौरी गजनी का शासक बनता है। जैसे ही वो गजनी का शासक बनता है, उसके मन में लालसा है। वो बचपन से कहानी सुनते आ रहा था कि मोहम्मद गजनी भारत पर 17 बार आक्रमण करके भारत के धन संपदा को लाकर गजनी साम्राज्य को विकसित किया था, और इसका उद्देश्य था कि भारत पे आक्रमण करके और वहाँ के साम्राज्य को भारत पे अपना साम्राज्य स्थापित करे। और किया भी एकदम सफलतापूर्वक। कहीं कोई शासक, कुछ ही स्थानीय शासकों ने इसके साथ संघर्ष करने की हिम्मत की, बाकी ने नहीं किया। तो आज इसी के बारे में एकदम सरल भाषा में समझते हैं। 1173 में जब वो गजनी का शासक बना तो तुरंत अपना साम्राज्य विस्तार करने की नीति से 1175 में वो कहाँ आता है, मुल्तान पर अधिकार कर लेता है। मुल्तान अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है, भारत का अंग नहीं है। यहाँ तो उसे जीत हासिल होती है, मुल्तान पर जीत हासिल होती है। इसके बाद मनोबल इसका बढ़ने लगता है और ये तुरंत भारत का जो अभी वर्तमान अंग है 1178 में गुजरात के चालुक्य शासक मुल्क राज से पराजित हो जाता है। मुल्क राज गजनी गौरी का खूब संघर्ष करता है और हरा देता है। जब ये यहाँ से पराजित होकर जाता है तो इसके मन में आता है कि अब भारत के बीच में से आक्रमण करना, अधिकार करना मुश्किल है, तो पहले सीमावर्ती क्षेत्र पर ही आक्रमण किया जाए। इसलिए वो क्या करता है कि पंजाब पर 1179 में पंजाब को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लेता है और लाहौर को अपना केंद्र बना देता है। यानी अपनी राजधानी लाहौर को सूचित बना लेता है और लाहौर से ही भारत में घुसने का प्रयास करता है। आगे 1189 में भटिंडा के दुर्ग पर आक्रमण कर लेता है। ये भटिंडा किसके नियंत्रण में था? ये भटिंडा का दुर्ग पृथ्वीराज चौहान के नियंत्रण में था। जब पृथ्वीराज चौहान को ये पता चलता है कि गौरी ने भटिंडा के दुर्ग पर आक्रमण कर लिया तो तुरंत युद्ध की तैयारी करता है और अपने सेना के साथ जाता है। गौरी के साथ तराइन के युद्ध में दोनों के सेना के बीच में आमने सामने टक्कर होती है। कब? 1191 में। और ये जगह है तराइन, कन्नौज में है, हरियाणा में है, आप सबको पता भी है। तराइन का पहला युद्ध में गौरी की हार। उस समय कुछ इतिहासकार का मानना था कि अभी तक कोई मुस्लिम शासक सैनिकों को इतना डरकर भागते हुए नहीं देखा जितना कि तराइन के पहला युद्ध में गौरी के शासक ने डरकर अपनी प्राण बचाते हुए गौरी भी यहाँ से भाग निकला। लेकिन कहते हैं ना कि मन में अगर दृढ़ इच्छा हो तो कहीं असफलता नहीं मिलती। शायद यही हुआ। 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध के जैसे ही महसूस हुआ कि 1,20,000 सेना को लेकर गौरी भारत आने लगा, तो पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया कि भारत के स्थानीय शासकों को बुलाता है और हेल्प मांगता है, सहायता मांगता है। और स्थानीय कुछ शासक सहायता भी देते हैं, मात्र कन्नौज के शासक जयचंद्र को छोड़कर। और दोनों सेनाओं के बीच में, अर्थात गौरी की सेना और पृथ्वीराज सेना के बीच में लगातार संघर्ष चलता है। लेकिन दुर्भाग्यवश पृथ्वीराज चौहान हार जाता है और पृथ्वीराज चौहान को कैद कर लेता है मोहम्मद गौरी। लेकिन इस तराइन के द्वितीय युद्ध में अगर
गौरी को साथ देने वाला कोई विश्वसनीय सेनापति है तो वो कौन है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। कहते हैं तराइन के द्वितीय युद्ध को सफल बनाने में अगर कोई सेनापति का योगदान है तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसे सफल बनाया, अर्थात इस युद्ध में उसकी अहम भूमिका होती है। अब यहाँ पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। पृथ्वीराज चौहान को आप लोग को पता है कि इनको राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है या पृथ्वीराज तृतीय के नाम से भी जाना जाता है। अभी तक दो ऐसे व्यक्ति हैं जो शब्दभेदी बाण चलाए हैं, एक पृथ्वीराज चौहान और दूसरा राजा दशरथ। शब्दभेदी बाण में ये पृथ्वीराज चौहान निपुण था, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि गौरी ने इसे कैद करके इसके दोनों आंख को निकाल लेता है और इसके बाद मार देता है पृथ्वीराज चौहान को। पिछले वीडियो में आप लोग को बताए थे कि कनौज का शासक जयचंद्र और पृथ्वीराज चौहान के बीच में शत्रुता थी। जयचंद्र ने पृथ्वीराज चौहान को सहयोग भी नहीं किया, लेकिन गौरी का दूसरा टारगेट क्या था? तो जयचंद्र था। 1194 में चंदावार के युद्ध में जो कनौज के शासक जयचंद्र था उसको क्या कर दिया? पराजित कर दिया। अर्थात अब देखिए यहाँ हो गया कि अजमेर, दिल्ली, पंजाब, गुजरात आगे बढ़ते गया। अब कनौज पर अपना आधिपत्य जमा लिया। उस समय कनौज क्या था? राजपूत। देखे कि 3 राजपूत वंशों ने कनौज को पाने के लिए त्रिपक्षीय युद्ध भी लड़े। उस समय समृद्धि का केंद्र था, गंगा घाटी की उपजाऊ भूमि थे। अब इस पर किसका? गौरी का शासन हो गया। कहते हैं कि जीत कर जब वो वापस जाने लगा, विजित प्रदेशों की जिम्मेदारी वो अपने 2 सेनापति को छोड़ा था, एक कुतुबुद्दीन ऐबक और दूसरा था बख्तियार खिलजी। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक और एक दास है, गुलाम है, लेकिन सबसे गौरी के सबसे करीबी सेनापति में यही आता है, कुतुबुद्दीन ऐबक। ये सारी घटना के बारे में ये चर्चा बताया जाता है, कितने लाख सेना और कैसे भागे। एक आपका चंद्रबरदाई लिखते हैं पृथ्वीराज रासव, ये पुस्तक लिखते हैं चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासव, उसमें पृथ्वीराज चौहान का काफी वर्णन मिलता है। कुतुबुद्दीन ऐबक क्या किया कि अपना राज्य विस्तार करने के लिए, अपने साम्राज्य विस्तार करने के लिए अजमेर स्थित ये क्या किया? 1194 में अभियान चलाया, विजय अभियान। आगे बढ़ा, अजमेर में जैन मंदिर था एवं संस्कृत विश्वविद्यालय को क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। और यही जैन मंदिर संस्कृत विश्वविद्यालय पर एक आप नाम सुनते होंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक ने वही मलबे पर क्या बनाया है? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनवाया, जो मुसलमानों का पहला मस्जिद माना जाता है इतिहास में। कुव्वत उल इस्लाम और अजमेर में बनवाया। 2.5 दिन का झोपड़ा ये एक विद्यालय था, संस्कृत विश्वविद्यालय था, उसके मलबे पर बनवाता है 2.5 दिन के झोपड़ा। और कुव्वत उल इस्लाम ऐसा बताया जाता है कि दिल्ली में बनवाया है। ठीक है, आगे बनवाया और विजित करते करते आगे बढ़ गया। लेकिन भारत, ये तो उत्तर भारत की बात हुई, अजमेर, दिल्ली। भारत के पूर्व क्षेत्र में किनका था? तो बख्तियार खिलजी की चर्चा आप लोग सुनते हैं। बख्तियार खिलजी जिन्होंने क्या किया था? नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय में आग लगाकर उसे नष्ट कर दिया था। यही दुष्ट है बख्तियार खिलजी। कहते भारत के पूर्व में बिहार पर आक्रमण करके नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय, नालंदा उस समय के सोच लीजिए, ये 10,000 विद्यार्थी बौद्ध भिक्षु इसमें शिक्षा ग्रहण करते थे और इतने सारे पुस्तकें थे कि इसको नष्ट जब हुआ था, लकड़ी के सारे चीज बनाए गए थे, आग लगाया था, तो 6 महीना तक आग। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल किया था। और उस दोनों को नष्ट कर देता है। और कौन करता है? गौरी का सेनापति बख्तियार खिलजी। अब कह रहे हैं कि यहाँ करते बिहार की ओर ये कुछ किया, बिहार में तहस नहस करके आगे बढ़ता है बंगाल। और बंगाल में एक नदिया जिला है जहाँ नील विद्रोह भी हुआ है। नदिया जिला पर कब्जा करके वहां के शासक था पाल वंश, नहीं, सेन वंश।
लक्ष्मण सेन उसको पराजित करता है और बंगाल में अपना राजधानी लखनौती को बना लेता है। कहने का अर्थ कि बंगाल भी बख्तियार खिलजी के कब्जा में आ गया। अब इसका उद्देश्य क्या था? किसका? बख्तियार खिलजी का उद्देश्य था कि आगे तिब्बत पे भी चढ़ाई करे, लेकिन यही कहिए भगवान की इच्छा सही थी। आगे क्या किया कि 1205 में गौरी तिब्बत पर चढ़ाई करना चाहता था। उसी समय 1205 में 5 या 6 1206 में इसके कुछ शत्रुओं ने किनके? बख्तियार खिलजी को मौत के घाट उतार दिए। अब ये न रहेगा न तिब्बत पे चढ़ाई करेगा। शायद ये रहता तो और कोई युद्ध होता, क्योंकि आगे चल के उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ मोहम्मद गौरी के। कह रहे 1205 में गौरी भारत फिर आता है, चला गया, विजिट करके चला गया था। इसके बाद वो भारत फिर आता है। 94 में क्या थे? 1194 में भारत में वो आता है और खोखरों को पराजित करता है। खोखर जनजाति थे, वो टारगेट बना के आया था खोखरों को पराजित करने के लिए। और खोखरों को पराजित कर वापस जाने लगा कि रास्ते में गजनी लौटते समय मार्ग में 13 मार्च 1206 में हत्या कर दी गई। आपको पता है कि मोहम्मद गौरी के अपने कोई संतान नहीं थे और ये अपने सेनापति को, दासों को, गुलामों को बिल्कुल अपने संतान की तरह पालन पोषण या प्रेम प्यार जो कहिए देता था। अब उत्तराधिकारी के लिए युद्ध होगा। मान लीजिए हम आपको कुछ दिए, अचानक भर गया, अब मेरे कोई है नहीं, तो क्या होगा? जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब जो भारत में थे आपस में संघर्ष करने लगे कि हम अब बनेंगे, हम बनेंगे। उसी बीच में आपको पता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक एक गुलाम दास है, उसे पहले एक व्यापारी ने खरीदा था और उस व्यापारी बाजार में खरीदते समय पूछा था कि तुम्हारा नाम क्या है? तो ये बोलता है कि साहब मेरे नाम से अब क्या मतलब रहा, अब नाम बताकर मैं अपने आप को अपमानित नहीं करूंगा, क्योंकि मैं तो दास हूँ, आप मेरा जो नाम दे दीजिए वही मेरा सफल नाम रहेगा। तो व्यापारी को लगा कि बहुत ही मैंने अच्छा व्यक्ति है, बच्चा है, जो भी कहिए, उसको खरीद लेता है। इतना टैलेंट करता है, हर चीज में निपुण करता है कि मोहम्मद गौरी जब देखता है युद्ध में इसको, कुतुबुद्दीन ऐबक को, तो वो मुंह मांगा रकम देके इसको खरीद लेता है और ये इतना आगे कि सोच लीजिए मोहम्मद गौरी के उत्तराधिकारी बनता है। अब क्या हुआ? भारत में संघर्ष चलने लगा कि कौन बनेगा? कुतुबुद्दीन ऐबक ये उसका उत्तराधिकारी बन गया 1206 में और भारत में दिल्ली सल्तनत की नींव रखी गई। कहा जाता है कि मुसलमान जब शासक बनते हैं तो अपने खलीफा से उन्हें सुल्तान की उपाधि धारण करनी होती थी, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया और वो सत्ता में, दिल्ली सल्तनत की सत्ता में आसीन हो गया। इसकी राजधानी थी कहाँ? लाहौर में। लाहौर जो ये केंद्र बनाकर गया था, अपनी राजधानी बनाया था गौरी, उसी के पथ पर चलते हुए, क्योंकि दिल्ली अजमेर ये शत्रु से वो डरता था, शत्रुओं का गढ़ था, तो ये लाहौर में ही रहते हुए ये शासन व्यवस्था को देखा और भारत में दिल्ली सल्तनत की नींव रखी गई और उसमें 5 राजवंश शासन किए हैं। पहला है आपका गुलाम वंश, इसलिए क्योंकि ये गुलाम था, दास था, इसलिए। मात्र 3 सल्तनत काल के शासक हैं जो गुलाम थे, दास थे, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश और तीसरा था बलबन। बाकी कोई ऐसे दास नहीं है जो गुलाम थे। तो दिल्ली सल्तनत में 3 राजवंश जो शासन किए, पहला गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा सैयद वंश, तीसरा तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश और 5वां लोधी वंश। यही लोधी वंश के अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी, जिसे बाबर ने पानीपत के पहले युद्ध में अर्थात 1526 में पराजित करके मुगल साम्राज्य की स्थापना किया था। तो ये मोहम्मद गौरी का आक्रमण भारत पर, कुछ इतिहासकारों का कहना है कि इसका आक्रमण काफी प्रभावी रहा। ये जो आक्रमण किया लगातार मुसलमानों का आक्रमण रहा, यहाँ के कला, संगीत, रहन सहन सारे चीज में परिवर्तन हुआ और ये बहुत ज्यादा प्रभावी रहा।
अर्थात भारत के स्थानीय शासक की कमजोरी, एकता का अभाव सब सामने आ गया, दिखने लगा और भारत पर इस्लाम धर्म की शुरुआत यहीं से होती है। इसके बाद मुगल आते हैं, इसके बाद आपका ब्रिटिश आकर भारत पर 1947 तक अपना राज स्थापित करते हैं। कहने का अर्थ कि एक चूक कहाँ से कहाँ पहुंचा देता है, वही चूक था आपका मोहम्मद गौरी का चूक। अगर जयचंद्र साथ दिया होता तो शायद पृथ्वीराज चौहान पराजित नहीं होता, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान को पराजित करने में जयचंद्र की अहम भूमिका होती है। घर की भेदी लंका ढाहे। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के विषय में अगले वीडियो में बताया जाएगा। धन्यवाद।